आपको यहाँ पे इन्वर्टर वर्सेस नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर पे मेरी 3 वीडियोस मिलेगी एंड उन सब वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और इस टॉपिक पे आपको 3 डिफरेंट वीडियोस इसलिए मिलेगी क्योंकि मैं हमेशा बिल्कुल डिटेल इन्फॉर्मेशन देने में बिलीव करता हूँ। एंड अगर मैंने इस टॉपिक पे एक ही वीडियो में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की तो डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे। तो इसलिए इस वीडियो में हम प्राइमरीली फोकस करेंगे अपने कॉस्ट डिफरेंस पे, यानी कि जो बाइंग कॉस्ट हो गया, एनर्जी कंजप्शन हो गया जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बोल सकते हो, मेंटेनेंस कॉस्ट हो गया, रिपेयरिंग कॉस्ट हो गया, उनकी एसीज की लाइफ हो गई, या बोलो जहाँ पे भी अपना जो कॉस्ट फैक्टर आता है इन दोनों के बीच में, उन सब की चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी आज से पहले आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी, दैट्स वाई आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कंफ्यूजिंग लग सकते हैं क्योंकि मेरे कुछ पॉइंट सीधा कॉन्ट्रडिक्ट करेंगे अपनी जो एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट है उनसे। बट डोंट वरी, यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बोलूँगा उन सब के पीछे के जो रीजंस है जिसकी वजह से मैं वो बोल रहा हूँ वो सब मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। नाउ चलो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि अपफ्रंट कॉस्ट, यानी कि जो एयर कंडीशनर लेने में आपका जो स्टार्टिंग में पैसे लगेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे हम कंपैरिजन के लिए ले रहे हैं डाइकिन के एयर कंडीशनर, क्योंकि मेरे हिसाब से जो डाइकिन के एयर कंडीशनर्स होते हैं स्पेशली जो नॉन इन्वर्टर सेगमेंट में आपको कई सारे मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं एंड इनकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। सो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डिफरेंस देखें तो आपको यहाँ पे जो 4 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर डाइकिन का और यहाँ पे जो 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर डाइकिन का, उन दोनों में आपको जो डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस डिफरेंस मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 रुपीज़ का। एंड 10 रुपीज़ यहाँ पे इन्वर्टर वाला मॉडल सस्ता है और यहाँ पे इन दोनों की जो कूलिंग कैपेसिटी उसमें सिर्फ 50 वॉट का फ़र्क है एंड यहाँ पे जो आईसीआर वैल्यू है उसमें सिर्फ 0.05 का फ़र्क है, जिसकी वजह से ये कंपैरिजन बिल्कुल फेयर है। और वैसे अगर आपको लगता है कि यार मैं तो ऑफलाइन एयर कंडीशनर लूँगा तो मुझे तो बहुत सस्ता मिल जाएगा, तो यार ऐसा कुछ नहीं है, आपको मैक्सिमम 2000 रुपीज़ सस्ता देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार डाइकिन की एयर कंडीशनर ओवर प्राइस है तो चलो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कैरियर के एयर कंडीशनर्स की। वैसे मैं बता दूँ ये जो 2 मॉडल्स मैंने आपको बताया डाइकिन के वो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन यहाँ पे हम कैरियर की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कैरियर का नॉन इन्वर्टर देखने के लिए मिल रहा है हमें 3 स्टार, उसकी प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिलेगी 33,500 एंड यहाँ पे जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है 3 स्टार उसकी जो आपको प्राइसिंग देखने के लिए मिलेगी वो मिलेगी 35,500 रुपीज़ की। तो यहाँ पे क्लियरली डिफरेंस है 2000 का एंड यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी में डिफरेंस है वो है 50 वॉट का अगेन एंड यहाँ पे जो आईसीआर वैल्यू उसमें यहाँ पे डिफरेंस देखने के लिए मिलता है 0.25 वॉट। और यहाँ पे हम एक और ब्रांड की एक एग्जांपल ले लेते हैं जो कि है ब्लू स्टार। ब्लू स्टार में भी जो आपको प्राइस डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है वो मिल रहा है 2000 रुपीज़ का एंड यहाँ पे जो कूलिंग कैपेसिटी में डिफरेंस है वो है 90 वॉट की एंड यहाँ पे जो आईसीआर वैल्यू में डिफरेंस वो है 0.05 की। तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है जैसा कि हमको बताया जाता है कि यार बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस है यहाँ पे इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। बाकी जिन लोगों को यहाँ पे अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया हो तो यार वीडियो से जाने से पहले यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड एक हो सके तो एक कमेंट भी कर देना। और वैसे मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जो नॉन इन्वर्टर सेगमेंट है यहाँ पे आपको काफ़ी लिमिटेड मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जो कई ब्रांड है वो तो बिल्कुल भी फोकस नहीं देते, कुछ ब्रांड्स के तो आपको बिल्कुल मॉडल्स देखने के लिए नहीं मिलेंगे नए नॉन इन्वर्टर सीरीज़ में। लाइक यहाँ पे अपना LG है, सैमसंग है, पैनासोनिक है, इन सब के तो आपको नॉन इन्वर्टर यहाँ पे 2020 के कोई मॉडल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डेट्स वाई यहाँ पे आपको जो नॉन इन्वर्टर सेगमेंट है वहाँ कंपटीशन काफ़ी कम हो गया एंड इसलिए आपको ऐसे कुछ प्राइजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी यहाँ से हम आगे बढ़े एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें जो कि पावर कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर एक रॉन्ग इन्वायरमेंट में लगाते हो तो एक 3 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो अप टू 30% तक ज़्यादा देखने के लिए मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। और आपको लग रहा होगा यहाँ पे मैं तो कुछ भी बोल रहा हूँ, तो यार ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जो ब्रांड्स के जो फिगर्स हैं उसके थ्रू मैं आपका एक कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा जहाँ से आपको भी यकीन हो जाएगा। लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उनकी मैं यहाँ पे आपको वर्किंग बताना चाहूँगा, जिससे मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको क्लियर हो जाए। बाकी अगर आपको सब कुछ पता है तो आप इस वाले सेगमेंट को स्किप कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसमें यूज़ किया जाता है एक फिक्स स्पीड कंप्रेसर जो चलेगा तो वो अपनी 100% कैपेसिटी पे चलेगा या फिर बंद रहेगा। एंड यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊँ तो अगर आप अपने रिमोट से अपने रूम में सेट करते हो टेम्परेचर 25 डिग्री का, तो यहाँ पे जो आपका एयर कंडीशनर सबसे पहले वो अपनी 100% स्पीड पे चलेगा एंड यहाँ पे आपका जो रूम का टेम्परेचर है उसको 25 के नीचे 1 या 2 डिग्री सेल्सियस नीचे ले आएगा। उसके बाद आपका जो कंप्रेसर है वो बंद कर देगा एंड फिर यहाँ पे जो आपका सेट टेम्परेचर है उसके 1 या 2 डिग्री ऊपर जब टेम्परेचर आपके रूम का जाएगा तब अगेन उसका जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होगा एंड 100% कैपेसिटी पे चलेगा। एंड यहाँ पे ये जो साइकिल आपको ऑन ऑफ वाली देखने के लिए मिलेगी हमेशा, यहाँ पे कोई भी मिडिल ग्राउंड नहीं है।
और यहाँ पे आपको जो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा या अपने सेट टेम्परेचर एंड अपने रूम के मेंटेन टेम्परेचर में, वो आपको मोस्टली देखने के लिए मिलेगा +-3 डिग्री सेल्सियस का, जिसके वजह से अपना जो कंफर्ट है वो तो कॉम्प्रोमाइज़ होता ही है। उसके साथ साथ ये आपको जो साइकिल देखने के लिए मिल रही है ऑन एंड ऑफ वाली, जितनी फ्रीक्वेंटली ये आपकी साइकिल होगी उतना ज़्यादा आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसलिए ऐसा कहा जाता है स्पेशली एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के केस में कि कभी भी आप अपना जो एयर कंडीशनर है वो अपनी रूम रिक्वायरमेंट से ज़्यादा का मत लेना। अगर आप ज़्यादा का लेते हो तो ये जो साइकिल है वो और ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो जाएगी, क्योंकि आपका जो एयर कंडीशनर है वो फटाफट से रूम ठंडा कर देगा एंड बंद हो जाएगा। फिर वापस अपना रूम टेम्परेचर हाई होगा तो फिर वो फटाफट से ठंडा करेगा और फिर बढ़ जाएगा। तो ये जो साइकिल आपको देखने के लिए मिल रही ऑन एंड ऑफ वाली, वो और स्पीड हो जाएगी। एंड यहाँ पे जो मेन पावर कंजप्शन की जो जड़ वो ये ऑन ऑफ साइकिल ही है एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। और वहीं जो एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है उसमें यूज़ किया जाता है एक वेरिएबल स्पीड कंप्रेसर, जिसमें होता है ये कि अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस अपने रूम में सेट कर दिया तो सबसे पहले आपका जो एसी है वो अपनी मैक्स जो कैपेसिटी उसमें चलेगा। एंड यहाँ पे जो मैक्स वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ वो इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जितने भी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होता है वो सब एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करते हो, चाहे उसके लिए एक अपना मोड अलग से दिया हो या नहीं दिया हो। इसलिए आपको अपने जो स्पेसिफिकेशंस होती है इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, उसमें आपको 100% एक पावर कंजप्शन देखने के लिए मिलता है, 100% कूलिंग एक फिगर देखने के लिए मिलता है। उसके साथ आपको एक मैक्स कूलिंग कैपेसिटी एंड मैक्स पावर कंजप्शन का एक फिगर देखने के लिए मिलता है। एंड वो चीज़ यही बताती है कि वो कितना मैक्सिमम जाके अपनी कूलिंग कर सकता है। तो सबसे पहले जो भी उसकी मैक्सिमम कूलिंग होगी उस पर वो एयर कंडीशनर कूल करेगा एंड आपको जल्दी से जल्दी आपका जो रूम टेम्परेचर है वो 25 जो आपने सेट किया था उस पर ले आएगा। उसके बाद वो जो अपनी स्पीड है उसको वो कम कर लेगा, अपना जो टनेज है वो कम कर लेगा एंड साथ ही में जो आपको ठंडी हवा देखने के लिए मिल रही थी उसकी भी जो टेम्परेचर है उसको भी थोड़ा बढ़ा देगा। सो अल्टीमेटली होगा ये कि जितने आपके रूम को रिक्वायरमेंट है कूलिंग की, आपका जो सेट टेम्परेचर उसको मेंटेन करने के लिए अब आपका एसी है वो उतनी ही आपको कूलिंग देगा एंड उसी के हिसाब से अपनी जो पावर है वो उसको यूज़ करेगा। यहाँ पे आपको कोई ऑन ऑफ वाली साइकिल देखने के लिए नहीं मिलती है। एंड यहाँ पे जो वो मेंटेन करेगा टेम्परेचर वो मोस्टली आपका मेंटेन करेगा +-1 डिग्री का। एंड यहाँ पे हमें नॉन इन्वर्टर के केस में देखने के लिए मिला था +-3 डिग्री का। यहाँ पे ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पे हो सकता है कि जो आपका इन्वर्टर एयर कंडीशनर है वो एक बार अपना जो रूम टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने के बाद ऑफ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ मैटर कर जाती है, वो होती है मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी। यानी कि आपका जो एयर कंडीशनर है वो मिनिमम कितना स्लो हो सकता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो आपके रूम को उसने ठंडा कर दिया एंड वो अपनी स्पीड भी कम कर ली, लेकिन अब उसको लग रहा है कि यार इस रूम में तो उतनी भी कूलिंग की ज़रूरत नहीं है एंड उसकी भी एक लास्ट पॉइंट होती है, उससे नीचे वो अपनी स्पीड को स्लो नहीं कर सकता। तो इस केस में आपका कंप्रेसर बंद हो सकता है। इसके रिगार्डिंग भी कई लोग पूछते हैं कि यार मेरा कंप्रेसर बंद हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। बाकी यहाँ पे कुछ ब्रांड्स होते हैं उनमें आपको जो लोएस्ट पावर कंजप्शन है वो अप टू 80% कम तक भी देखने के लिए मिलती है एंड कुछ ब्रांड्स में यहाँ पे 70, कुछ ब्रांड में यहाँ पे 60। डिफरेंट ब्रांड्स का डिफरेंट केस है। इस पे हम अपनी जो कन्वर्टेबल एयर कंडीशनर वाली वीडियो है उसमें डिटेल में बात करेंगे कि इस चीज़ से कैसे पावर कंजप्शन पे फ़र्क पड़ता है। नाउ चलो अब यहाँ से भी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब अपने कंपैरिजन की। सो यहाँ पे मैं जो कंपैरिजन है उसके लिए यहाँ पे डाइकिन का 3 स्टार का नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर ले रहा हूँ एंड एक 4 स्टार का इन्वर्टर एयर कंडीशनर ले रहा हूँ। और यहाँ पे मैं ये इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों के बीच में जो आईशार वैल्यू है उसमें बहुत कम डिफरेंस है, इनमें जो कूलिंग का डिफरेंस है वो भी काफ़ी कम है। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपको कंपैरिजन देखने के लिए मिलेगा वो बिल्कुल फेयर मिलेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो आपने नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसकी जो पावर कंजप्शन है 100% पे वो है यहाँ पे 1278 वाट की। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ अपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर की, इसकी जो आपको पावर कंजप्शन देखने के लिए मिल रही है वो मिल रही है 1670 वाट की, जो कि डेफिनेटली अपने नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर से ज़्यादा है। लेकिन वहीं हम इसी एयर कंडीशनर की जो 50% कूलिंग है उस पर अगर पावर कंजप्शन देखें, यानी कि अगर ये अपनी कूलिंग कैपेसिटी उसको हाफ कर देता है तो आपको इसकी जो पावर कंजप्शन है वो देखने के लिए मिलेगी 554 वाट की। और इसी को अगर हम डबल कर दें यानी कि 50 का हो जाएगा 100 एंड पावर कंजप्शन यहाँ पे बन जाएगी 1108 वाट की। और वैसा यहाँ पे रियलिटी में होता नहीं है, यहाँ 50% पावर कंजप्शन 50% ही रहेगी, 100% वाली 100% ही रहेगी। ये जस्ट मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ कि अगर आपके जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है अगर उसकी स्पीड कम होती है तभी आपको जो पावर सेविंग का जो बेनिफिट है वो देखने के लिए मिलता है, जो कि आप इस एग्जांपल से समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे अगर हम नज़र डालें एनुअल यूनिट कंजप्शन पे जो हमें इसके स्टार लेवल पे देखने के लिए मिल रही है, तो यहाँ पे नॉन इन्वर्टर की आपको देखने के लिए मिल रही है 989 यूनिट
एंड यहाँ पे जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसकी मिल रही है 966 यूनिट। तो यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसकी यूनिट कंजप्शन सिर्फ 2.3% ज़्यादा है अपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर से। बट रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो पावर कंजप्शन इस स्टिकर पे लिखी रहती है वो होती है एक टेस्ट कंडीशन में, जहाँ पे इस एसी को 1600 आवर्स तक चला के यूज़ किया जाता है। उसके बेसिस पे ये पावर कंजप्शन निकाली जाती है। एंड यहाँ पे जो अपना रूम कंडीशन रहता है या फिर बोलो जो भी कंडीशन रहता है, वहाँ पे हीट लोड इतना ज़्यादा रहता ही नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको अपनी जो वर्किंग थी उसमें बताया था कि जैसे आपका रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, फॉर एग्जांपल 25 आपने सेट किया, 23 मेंटेन हो गया, अब 23 से 27 तक आपका रूम का टेम्परेचर जितना बढ़ने में समय लगेगा तब तक आपका कंप्रेसर बंद ही रहेगा। और जितना ज़्यादा यहाँ पे आपका टाइम लेगा आपका रूम 23 से 27 जाने में, उतना ही कम आपको इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि अल्टीमेटली अगर ये टाइम ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पे जो अपनी ऑन ऑफ साइकिल की फ्रीक्वेंसी वो अल्टीमेटली कम हो जाती है। एंड जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि ऑन ऑफ जितनी साइकिल ज़्यादा होंगी उतना ज़्यादा आपको पावर कंजप्शन देखने के लिए मिलेगा। और इसलिए इस एनुअल यूनिट कंजप्शन वाली जो फिगर्स है इसके थ्रू हम जो कैलकुलेशन करेंगे वो एक्चुअल नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपना रियल लाइफ सिनेरियो होती है वहाँ पे जो आपका रूम है उसके अलावा भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। बाकी यहाँ पे मैं अगर अपने हिसाब से बोलूँ, अपने रिसर्च के हिसाब से बोलूँ, तो आपको एक 3 स्टार या 4 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशन में आपको जो डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो देखने के लिए मिलेगा अप्रॉक्स 15 to 20% का। यानी कि 15 to 20% आपको अपना इलेक्ट्रिसिटी कम जो बिल है वो कम देखने के लिए मिलेगा एज़ कम्पेयर टू एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर। बाकी यहाँ पे अगर हम 5 स्टार एयर कंडीशनर की बात कर लें तो यहाँ पे आपको जो पावर कंजप्शन में डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो देखने मिलेगा अप टू 30% का। यानी कि 30% तक की इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका एक 5 स्टार इन्वर्टर एयर कंडीशनर कम कर सकता है, अगर उसको एक बिल्कुल प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है तो ही। बाकी यहाँ पे जो 60 and 77% पावर सेविंग है ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एंड यहाँ पे जो आपको कॉस्ट डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा, अगर हम सेम अपने डाइकिन के मॉडल को कंसिडर करते हुए चले तो यहाँ पे आपको जो प्राइस डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 6000 रुपीज़ का। और यहाँ पे अब आप अपने लिए अपने जो प्राइस डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल रहा है अपने केस में, इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर केस में जो भी आप बाय कर रहे हो, तो यहाँ पे आप अपना जो कैलकुलेशन है वो खुद कर सकते हो। बाकी अगर आपको लग रहा हो कि 15 to 20% जो पावर सेविंग है वो कुछ कम है, तो जब आप इसको रियली में कैलकुलेट करोगे अपनी जो बिल का जो अमाउंट आ रहा है उससे, तब आपको ये फ़र्क काफ़ी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो आप अपफ्रंट कॉस्ट देख रहे हो वो तो इसके आसपास भी रहेगी। अगर यहाँ पे अगर हम 3 स्टार को ही कंपेयर कर ले, 5 स्टार की तो मैं यहाँ पे बात ही नहीं कर रहा हूँ। और वैसे यहाँ पे मैं जो रूम कंडीशनर की बात कर रहा हूँ जिसमें हमको मैक्सिमम पावर सेविंग देखने के लिए मिलेगा, उससे कहने का मतलब मेरा ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो एयर कंडीशनर है वो आपके रूम के साइज़ के हिसाब से प्रॉपर होना चाहिए। सेकेंडली आपके जो रूम में जो हीट सोर्स है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बिल्कुल भी कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपके रूम की वॉल पे अगर डायरेक्ट सनलाइट पड़े तो उससे वजह से जितनी हीट अगर प्रोड्यूस हो रही है आपके रूम में, अगर इतना आपका हीट लोड है, और डेफिनेटली यहाँ पे अगर आपके एक आध वॉल पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है या फिर वो एक्सपोज है इन्वायरमेंट से, तो यहाँ पे चल जाएगा। बाकी यहाँ पे जो आपका यूजेज है वो कम से कम 3 to 4 आवर तो होना चाहिए कंटिन्यूसली। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एसी चालू किया, आधे घंटे चलाया, 1 घंटे चलाया, फिर बंद कर दिया। आपको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स आपकी यूजेस होनी चाहिए कंटिन्यूसली। और इसके साथ में आपके रूम में जो एयर लीकेज वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे एयर लीकेज से मतलब मेरा ये नहीं है कि आपके रूम में जो गेट होता है उसके आजू बाजू जगह होती है वो कंसिडर करूँ मैं, या फिर आपकी विंडो के आइट साइड में जो गैप होता है उसको कंसिडर किया जाए। यहाँ पे जो अपना एयर लीकेज है उसका मतलब ये है कि जो अपने रूम में वेंटिलेशन होता है वो आपके प्रॉपर पैक होना चाहिए, उस पर ग्लास लगा रहना चाहिए। यहाँ पे जो आपके रूम के जो डोर्स हैं, यहाँ पे जो विंडोज़ हैं वो अननेसेसरली ओपन नहीं रहनी चाहिए। तो यहाँ पे जो आपको मैक्सिमम पावर कंजप्शन है उसका बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था कि अगर आप एक रॉन्ग इन्वायरमेंट में एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा लेते हो तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर से ज़्यादा हो सकता है। और इसी चीज़ को मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो अगर आपके रूम में जो हीट लोड है वो काफ़ी ज़्यादा है, आपके रूम में काफ़ी ज़्यादा एयर लीकेज है, ह्यूमन एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, आपका कोई शॉप है या फिर कोई ऐसी वर्क स्पेस है जहाँ पे कई लोग बैठे हैं लाइन से कंप्यूटर वगैरह पे काम कर रहे हैं, या फिर मैं अगर एक लाइन में कहूँ अल्टीमेटली एक ऐसा रूम कंडीशन है जहाँ पे आपका जो एयर कंडीशनर है वो अपनी 100% कैपेसिटी पे ही चलता रहे, उसको समय ना मिले अपने जो कैपेसिटी उसको कम करने की, या फिर उसको बहुत कम टाइम मिले अपनी जो टनेज उसको कम करने के लिए, तो इस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर ही लगाना है। क्योंकि अगर इस केस में अगर आपने इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगा लिया तो जैसा कि आपको मैंने पावर कंजप्शन बताई थी, इसका आप जो स्टेट कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे आपको 30% का फ़र्क देखने के लिए मिलेगा।
बाकी यहीं पे अगर हम इसी सिचुएशन में एक 5 स्टार एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर की बात कर ले तो भी इसमें जो आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 3.6% ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे जो मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ उसके लिए मैंने 5.2 आईशर वाला एक एयर कंडीशनर को चूज़ किया है, जिसकी कॉस्ट आपको 45,000 पड़ेगी डाइकिन वाले एयर कंडीशनर में। एंड अगर आपको ये LG ब्रांड का चाहिए तो इसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 49,000 के अराउंड। तो यहाँ पे आपका प्राइस डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, साथ ही में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज़्यादा आएगा। एंड यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं बनता आपका ऐसी एक कंडीशन जहाँ पे हीट लोड काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर लगाने का। यहाँ पे अब हमने समझ लिया कि अब हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल में कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा एंड इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में क्या डिफरेंस रहेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपनी लाइफ की एंड यहाँ पे मेंटेनेंस एंड यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट की। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लाइफ की। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी इन दोनों ही एयर कंडीशनर के केस में यहाँ पे आपको लाइफ में कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों ही एयर कंडीशनर की जो लाइफ होती है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलती है। बस यहाँ पे जो लाइफ होती है आपकी एयर कंडीशनर की वो डिपेंड करेगी आपके यूजेस पे, आप किस कंडीशन में अपना एयर कंडीशनर को चला रहे हो, आपके यहाँ पे जो एम्बिएंट टेम्परेचर वो क्या होता है, कितना उसको काम करना पड़ रहा है, इस चीज़ पे इसकी लाइफ डिपेंड करती है। इन्वर्टर एंड नॉन इन्वर्टर अगर एयर कंडीशनर के बीच में ऐसा कोई लाइफ का डिफरेंस नहीं होता है। बाकी यहाँ पे अगर हम वारंटी की बात कर लें तो एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर में आपको 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलती है एंड 10 ईयर्स की वारंटी देखने के लिए मिलती है कंप्रेसर पे। एंड कुछ ब्रांड यहाँ पे आपको 12 ईयर्स की वारंटी भी दे रहे कंप्रेसर पे लाइक हायर। और साथ ही में आपको यहाँ पे इन्वर्टर एयर कंडीशनर में ज़्यादातर ब्रांड में 5 ईयर्स की PCB पे वारंटी देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे कुछ 3 ब्रांड्स हैं जिन पे आपको तो 5 ईयर्स की कॉम्प्रिहेंसिव तक वारंटी देखने के लिए मिलती है लाइक सैमसंग, IFP एंड यहाँ पे हायर। इनके कुछ मॉडल्स अगर आप ऑफलाइन परचेस करते हो तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी भी देखने के लिए मिलती है 5 ईयर्स की, जिसमें कई और चीज़ों पे अपनी वारंटी वो इंक्लूड होती है अपनी PCB के साथ में। और वैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ अपनी नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर की तो यहाँ पे आपको जो वारंटी मिलती है वो सेम आपको 1 ईयर की तो कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी मिलेगी एंड उसके साथ साथ आपको 5 या 6 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिलती है उनके कंप्रेसर पे। लेकिन यहाँ पे आपको वारंटी कम देखने के लिए मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका जो कंप्रेसर वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो अपना कंप्रेसर उसकी लाइफ आपको बहुत शानदार देखने के लिए मिलेगी। ऐसे कंप्रेसर जो होते हैं ईजिली ख़राब नहीं होते। बाकी सबसे बड़ा जो फैक्टर यहाँ पे होता है वो होती है अपनी किस्मत। किसकी किस्मत कब ख़राब हो जाए इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जनरली यहाँ पे कंप्रेसर वगैरह ख़राब नहीं होते। और यहाँ पे साथ में हम PCB की भी बात कर ले तो यहाँ पे जो अपनी इन्वर्टर एयर कंडीशनर होती है उसमें 2 PCB होती है, एक इंडोर में और एक आउटडोर में। एंड ये PCB काफ़ी कॉस्टली होती है, अपने ओवरऑल जो एयर कंडीशनर कॉस्ट होता है काफ़ी मेजर कॉस्ट इनमें जाता है। और वैसे यहाँ पे जो नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स होते हैं उनकी PCB पे भी आपको कोई यहाँ पे वारंटी देखने के लिए नहीं मिलती, जिस पे एक्चुअली देखा जाए तो यार ऐसी कोई खास नीड भी नहीं होती। इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पे अगर हम मेंटेनेंस की बात कर लें तो इन दोनों ही टाइप के AC में आपको मेंटेनेंस में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। आपको दोनों AC में टाइम टू टाइम सर्विस करानी पड़ेगी। अगर आप सर्विस नहीं कराना चाहते हो, खुद करना चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। वैसे अगर आप बाहर से भी इनकी सर्विसिंग कराते हो, क्लीनिंग वगैरह कराते हो तो इन दोनों की जो कॉस्ट है उनमें भी आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अपना जो यहाँ पे एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उसको अपना यूजेस के टाइम पे भी कोई एक एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। सेम आपको केयर करनी पड़ती है दोनों एयर कंडीशनर की अगर आपको एक बेटर कूलिंग चाहिए तो। बाकी यहाँ पे अगर हम बात कर ले रिपेयरिंग कॉस्ट की, यानी कि अगर कुछ ख़राब हो जाता है तो आपको कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा कॉस्ट में दोनों टाइप के एयर कंडीशनर में। फर्स्टली यहाँ पे जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं लाइक गैस लीकेज होना, गैस रिचार्ज कराना या फिर कंडेंसर या इवेपोरेटर कॉइल में कोई प्रॉब्लम आना, अगर ये सब कुछ प्रॉब्लम्स अगर आपके एयर कंडीशनर में आती हैं तो यहाँ पे आपको जो इनकी रिपेयरिंग कॉस्ट है वो आपको सेम देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ये सब चीज़ें जो ख़राब होने की चांसेस हैं वो भी आपको दोनों टाइप की एयर कंडीशनर में बिल्कुल सेम देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात कर लें अपने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की, लाइक अपने जो फ़ैन मोटर हो गई, यहाँ पे आपको जो अपने आउटडोर एग्जॉस्ट में लगी थी, इंडोर में लगी रहती है, यहाँ पे जो भी मोटर्स वगैरह होती हैं, अगर वो चीज़ अगर आपके एयर कंडीशनर में ख़राब हो तो आपको एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर के केस में ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे एज़ कम्पेयर टू एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर, क्योंकि उनकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी सुपीरियर होती है। उसमें जो पावर कंजप्शन है उसको लो से लो रखने की कोशिश की जाती है, इसलिए आपको यहाँ पे कॉस्ट डिफरेंस देखने के लिए मिल सकता है। और यहीं पे अगर हम अपनी PCB की बात कर लें, यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की बात कर लें, तो इन्वर्टर एयर कंडीशनर में 2 प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं, एक इंडोर यूनिट में और एक आउटडोर यूनिट में। और अपनी जो आउटडोर यूनिट में जो PCB होती है वो मेन PCB होती है। अगर ये वाली PCB ख़राब हो जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो रिपेयरिंग के जो चांसेस होते हैं कम होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपके जो
पैसे हैं वो 10,000 या फिर 10,000 से भी ज़्यादा लग सकते हैं अगर आपके यहाँ पे पीसीबी ख़राब होती है इन्वर्टर एयर कंडीशनर में। और इसीलिए आपको अपनी जो पीसीबी पे एक्स्ट्रा वारंटी वो देखने के लिए मिलती है इन्वर्टर एयर कंडीशनर के केस में। और वहीं यहाँ पे जो अपने नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं उसमें आपको सिर्फ एक पीसीबी देखने के लिए मिलती है और वो लगी रहती है अपने इंडोर यूनिट में। एंड यहाँ पे इस पर कोई भी बाहर का जो वेदर होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लाइक अपने जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर की जो मेन पीसीबी होती है वो आउटडोर में लगी रहती है, तो बाहर का जो इन्वायरमेंट है, जो हार्श इन्वायरमेंट है, उसका भी उस पर इफेक्ट पड़ता है। लेकिन इस पर ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट्स इसके जो ख़राब होने के चांसेस वो थोड़े कम हो जाते हैं। एंड अगर ये ख़राब हो भी जाती है तो यहाँ पे भी आपके जो मैक्स जो पैसे लेंगे वो लेंगे अराउंड 3,000 या 4,000 रुपीज़ तक आपके मैक्स लगेंगे। एंड इसी की वजह से आपको जो यहाँ पे इस पर वारंटी है वो देखने के लिए नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जो भी मेरी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंगली जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होते हैं वो इतनी ईजिली ख़राब नहीं होते अगर उनको एक प्रॉपर वोल्टेज मिलता रहे तो। और यहाँ पे अगर ये चीज़ इंश्योर करने के लिए आपको एक प्रॉपर वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा तो इसके लिए आप एक वोल्टेज स्टेबलाइज़र भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको अराउंड देखने के लिए मिल जाता है 3,000 रुपीज़ से लेके 5,000 रुपीज़ के अराउंड। यहाँ पे आपके यहाँ पे जितनी फ्लक्चुएशन होती है उसके अकॉर्डिंगली आप बाय कर सकते हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया इतनी ईजिली ख़राब नहीं होती है। बाकी फिर भी आपको जो एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर ले रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जितनी ज़्यादा वारंटी देखने के लिए मिल सके अपनी पीसीबी पे, आपको उस वाले एसी को एक प्रेफरेंस ऊपर रखना है। क्योंकि यहाँ पे आपके एयर कंडीशनर कुछ हो या ना हो, आपको यहाँ पे एक पीस ऑफ माइंड ज़रूर देखने के लिए मिलता है। और वैसे यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जो अपने नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर है उनको एक स्पेशल इन्वर्टर स्टेबलाइजर की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू एक इन्वर्टर एयर कंडीशनर। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको जो इन्वर्टर एयर कंडीशनर्स हैं उसमें जो वर्किंग वोल्टेज रेंज देखने के लिए मिलेगी वो काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिलेगी। एंड कई ब्रांड तो यहाँ पे क्लेम करते हैं आपको यहाँ पे 100 वोल्ट से लेके 290 वोल्ट तक आपको स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन देखने के लिए मिलेगी इन्वर्टर एयर कंडीशनर केस में। और वहीं नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के केस में ये रेंज काफ़ी नैरो होती है। दैट्स वाई मुझे ऐसा लगता है कि एक नॉन इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए एक ज़्यादा अच्छा एक स्टेबलाइजर को यूज़ करना चाहिए। बाकी आपकी मर्ज़ी है। और वैसे अगर आपके यहाँ पे एक बेस्ट वोल्टेज स्टेबलाइजर लेना अपने एयर कंडीशनर के लिए तो आप ये वाली वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि मैं आपके जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हैं यहाँ पे जो कॉस्ट डिफरेंस के रिगार्डिंग उसके आंसर कर चुका हूँ। लेकिन फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप मुझे इस फॉर्मेट में ही पूछना, तभी आपको आपके जो कमेंट है उसकी रिप्लाई मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।